नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा और पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टरों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने एक बड़ी छापेमारी की। आज सुबह 5 बजे एनआईए की टीम ने सिरसा के डबवाली क्षेत्र में एक साथ कई स्थानों पर रेड की। यह कार्रवाई करीब 11 बजे तक चली, जिसमें कि डबवाली शहर और गांव लोहगढ़ के कई घरों पर तफ्तीश की गई। साथ ही आपको बता दें कि एनआईए ने डबवाली रोड और गांव लोहगढ़ में 2 जगहों पर छापेमारी की। गांव लोहगढ़ में भटिंडा जेल में बंद अमर प्रताप सिंह उर्फ राजू के घर एनआईए पहुंची थी। यहां राजू के पिता कुलदीप सिंह से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। राजू पर एनडीपीएस का एक केस दर्ज है और 1 महीना पहले ही राजू पर आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज हुआ था। फिलहाल राजू अब जेल में बंद है। एनआईए ने दूसरी रेड डबवाली शहर के धालीवाल कॉलोनी में की। यह कॉलोनी सिरसा रोड पर पड़ती है। यहां पर राजू के साथ बलराज सिंह से कई देर तक पूछताछ की गई। एनआईए की टीम ने बलराज से पूछा कि वो राजू को कब से और कैसे जानता है। फिलहाल बलराज को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये पूछताछ तकरीबन 6 घंटे तक चली है। लेकिन आज मसला में सवाल यहां पर ये उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या हरियाणा में खालिस्तानी आतंकियों का कनेक्शन बना हुआ है। सवाल हरियाणा मसला में ये भी कि खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए क्या एनआईए की रेड देखने को मिली है। सवाल ये भी कि क्या हरियाणा में तोड़ी जा रही है नशा तस्करों की कमर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे मसला में कि क्या हरियाणा में अब नशा तस्करों गैंगस्टरों की खैर नहीं है। तो इस पर एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एनआईए की रेड से हरियाणा में अफरा तफरी मची हुई है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਜੀ? ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਜੂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਆਈਏ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਆਜ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੈਟਰ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਯਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੀਗੇ 5-6 ਜਾਣੇ ਟੀਮ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਡ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹਲੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हरियाणा और पंजाब में जांच एजेंसियां एनआईए की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। खबरों की अगर माने तो जांच एजेंसी ने ये छापेमारी नशा तस्करों के खिलाफ कर रही है और एनआईए ने हरियाणा से सटे डबवाली से लेकर पंजाब के भटिंडा तक 4 जगहों पर रेड मारी है। यानी कि हरियाणा में 2 जगहों पर रेड की है और एनआईए नशा तस्करों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है। तो हरियाणा और पंजाब में खालिस्तानियों और आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए आज सिरसा के डबवाली में एनआईए ने छापेमारी की। साथ ही आपको बता दें कि ये तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ यहां पर एनआईए की टीम ने यहां पर की है और रेड गैंगस्टर और आतंकियों के कनेक्शन को लेकर की गई। डबवाली में भी 2 जगह रेड देखने को मिली है। लोहगढ़ में 2 जगहों पर छापेमारी की गई। 5 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक के लिए एनआईए की टीम ने डबवाली में 2 जगहों पर जांच की है। बता दें कि गांव लोहगढ़ में भटिंडा जेल में बंद अमर प्रताप सिंह उर्फ राजू के घर पर एनआईए पहुंची थी। यहां राजू के पिता कुलदीप से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। बता दें कि राजू पर एनडीपीएस का एक केस दर्ज है और 1 महीना पहले ही राजू पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ था।
फिलहाल राजू अब जेल में बंद है। राजू के दोस्त बलराज सिंह और आजाद सिंह ने बताया कि एनआईए की टीम ने उनके घर पर आज सुबह ही दबिश दी थी। उनके परिवार से पूछताछ की। एनआईए को शक है कि मेरा और मेरे परिवार का राजू के साथ में कोई संबंध है, लेकिन उसने जिस तरीके से हमने बाइट सुना कि उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एनआईए की छापेमारी से कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए ने डबवाली में रेड की और साथ ही आज मसला में जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में 2 जगहों पर जिस तरीके से एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है उसके क्या मायने हैं। क्या हरियाणा में खालिस्तानी नेटवर्क थे? तो ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हरियाणा में नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए छापेमारी की गई है। सवाल ये भी कि क्या हरियाणा में अब नशा तस्करों गैंगस्टरों की खैर नहीं है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ने जा रहा है और उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे कि हरियाणा में एनआईए की बड़ी छापेमारी की वजह और क्या मायने हैं। खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े होने पर जो है शक के आधार पर जो है एनआईए की रेड देखने को मिली है। सिरसा, हरियाणा और पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए आज सिरसा के डबवाली में एनआईए ने छापेमारी की है। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक ये छापेमारी की गई। एनआईए की ओर से जो है शहर में विशाल सिंह पटियाला जेल में बंद हैं। वहीं महेशी बॉक्सर पूर्व खिलाड़ी के लिंक आतंकी अर्श डल्ला और नशा तस्करों से जो है होने का शक। तो ऐसे में बठिंडा में भी जो है एनआईए की रेड देखने को मिली। हरियाणा में नशा तस्करों पर एनआईए की रेड के क्या मायने हैं, किस तरीके से जो है इस लोहगढ़ में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अमृतपाल और राजू के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी एनआईए की टीम राजू से पहले भी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। तो एनआईए ने डबवाली शहर और गांव लोहगढ़ में 2 स्थानों पर छापेमारी की, जिससे कि कहीं न कहीं अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एनआईए तो आज इसी विषय पर जो है मसला में चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिन्हें हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ने जा रहा है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में एनआईए की जो रेड हुई उसके क्या कुछ मायने हैं। क्या हरियाणा में खालिस्तानी आतंकियों का कनेक्शन? सवाल ये भी खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए की रेड देखने को मिली है। क्या हरियाणा में तोड़ी जा रही है नशा तस्करों की कमर? ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि इस छापेमारी के बाद में कहीं न कहीं
हरियाणा के एनआईए की छापेमारी के मसले को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन सिरसा के डबवाली शहर और गांव लोहगढ़ में एनआईए की रेड जो देखने को मिली है, उसको लेकर कहीं न कहीं कहा यह भी जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकियों के सुराग ढूंढने को लेकर यह छापेमारी की गई है और भटिंडा जेल में बंद राजू के परिवार से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई, जो कि राजू फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत और कुछ दिन जेल में बंद और डबवाली में 2 जगहों पर एनआईए की जो छापेमारी हुई है, उसको लेकर आज चर्चा और चर्चा में सवाल, महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को लेकर जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 कि क्या हरियाणा में है खालिस्तानी आतंकियों का कनेक्शन। सवाल नंबर 2, क्या हरियाणा में तोड़ी जा रही है नशा तस्करों की कमर, चूंकि जिस तरीके से नशा पनपता जा रहा है उसको लेकर कहीं न कहीं एक्टिव मोड में एजेंसियां, उसको समझने की कोशिश करेंगे आज के इस चर्चा में। मसला की शुरुआत करें, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ मौजूद जो है पैनल, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। राजवीर रोहेला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विनय यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है सर आपका मसला में। और ओंकार सिंह, प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हंडा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से जो है इस चर्चा में स्वागत करता हूं और शुरुआत राजवीर जी मैं आप ही के साथ करने की चाहूंगा। और राजवीर जी, जिस तरीके से हरियाणा में 2 जगहों पर जो है डबवाली में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है, क्या मायने समझे जाएं, किस तरीके से जो है एजेंसी क्या वाकई में जो है हरियाणा के अंदर जो है कहीं ना कहीं खालिस्तानी कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश, सुराग को ढूंढने की कोशिश। राजीव जी, क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन आपका पहली? जी नमस्ते ओंकार जी, विनय जी और कमल जी और हमारे दर्शकों को आपके राम राम मेरी। नहीं, ये एनआईए का अपना एक पैटर्न है काम करने का, उन्हें कहीं से इनपुट मिला है, उन्होंने छापेमारी की है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये देश हित का मामला है, ये कोई गांव गंवाड़ का मामला नहीं है। देश के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। और हमारे एक जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी, उन्होंने पिछले दिनों मीटिंग भी ली थी, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, दिल्ली में मीटिंग हुई थी। नशा तस्करों पर जो कार्रवाई करनी है, जो कार्रवाई चल रही है, या जो आतंकी जो संगठन है जो धीरे धीरे एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, उनके लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने तो अपने शपथ के तुरंत बाद कहा था भी अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। ये बिल्कुल एक कड़ा संदेश है, जिस संदेश को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसी संदर्भ में कोई इनपुट एनआईए को मिला है जिसमें हरियाणा और पंजाब की जो पुलिस है वो साथ में रही है और उन्होंने छापेमारी की है। क्या मिला क्या नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, उसको मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आप एक बात निश्चित तौर पर मान के चलिए, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उस सरकार भ्रष्टाचार और आतंकवाद और ये जो गैंगस्टर है या नशा है, उस पर 0 टॉलरेंस की नीति पर हम चल रहे हैं और लगातार कार्रवाइयां हो रही है, लगातार मुकदमे दर्ज हो रही है, लोगों को जेल में किया जा रहा है, एनकाउंटर भी हो रहे, तो भी सरकार कर सकती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर वो कदम उठाया जाएगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई इफ और कोई बट का कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार जो विपक्षी साथी सवाल उठाते हैं तो इसको भी डिफेंड करने आ जाएंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। और हरियाणा में जो
करप्शन हो या आतंकवाद है या कोई कुछ छोटे भैया जो अशांति फैलाने की कोशिश हुई है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये बिल्कुल कड़ी आपको चेतावनी है। हरियाणा सरकार की तरफ से NIA ने स्थापित भी किया है, वो लोग कहीं भी कोई छूट नहीं देंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हरियाणा सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है, कानून व्यवस्था की सरकार है, जनता को समर्पित सरकार है ये। ठीक है, कानून की जो है प्रति जो है जनता की सरकार। राजवीर जी की तरफ से कमल जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर, मसले को लेकर। जिस तरीके से राजवीर जी कह रहे हैं कि NIA की जो छापेमारी है वो कहीं ना कहीं एक अपने कानूनी पहलू के लेकर जो है एक कोई इनपुट के माध्यम से जो है वो छापेमारी कर रही है और करनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राजवीर जी कह रहे हैं कि शपथ के दौरान ही कहा था कि जिस तरीके से जो है अपराधी हैं प्रदेश छोड़ दें या फिर जो है अपराध छोड़ दें। कमल जी क्या कहना चाहेंगे? सौरभ जी आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर चीखते रहे फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर रचे जाने लगे हैं षड्यंत्र चेहरे। जिस तबाही से लोग बचते थे, जिस तबाही से लोग बचते थे वो सरेआम हो रही है अब भाजपा के चलते हुए। अजमत मुल्क की सियासत के हाथ नीलाम हो रही है अब। ये इन्होंने आज बड़ी हैरानी की बात है, 10 साल तक इनको कुछ नजर नहीं आया। ये सडनली कहाँ से आतंकी पैदा हो गए, कहाँ से आगे 10 साल मतलब कुछ भी नहीं है इन्होंने देखा। इनके कोई इन्फॉर्मर्स नहीं थे, कोई इनकी पुलिस काम नहीं कर रही थी, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था। जो 10 साल में कुछ नहीं हुआ, पहली बात तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, ठीक है। और नशे की वजह से बात आपने की तो याद दिला दूं, पिछले साल 26 जून को 2023 में ड्रग्स जलाई थी अनिल विज ने मिलकर और मनोहर लाल खट्टर ने मिलकर। तो क्या उससे पहले या उससे बाद में ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं, या ड्रग्स में आज का युवा नशे की गिरफ्त में नहीं आ रहा है? मोटरसाइकिल चलाते चलाते बच्चे मर जाते, कितने रोज आप देखिए नशे की तरफ जा रहे। बेरोजगारी की स्थिति चरम पर है, अपने महंगाई भी चरम पर है, बेरोजगारी भी चरम पर है, और आपकी अराजकता जिसे कहते हैं वो चरम पर है। अपराध में 1 नंबर हो गया हरियाणा, और आपका निवेश में हरियाणा 0 हो गया। 8,000 कंपनियां छोड़कर चली गई, युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती। आप देखिए इसका हाल क्या है इन्होंने किया। इन्होंने 10 साल से कहा था महानुभाव, पहले तो मैं ये राजवीर रोहिल्ला जी से पूछना चाहूंगी। इन्होंने बात कही ड्रग्स की भी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी अडानी पोर्ट पर आजकल बहुत ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों के। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं लेकिन इल्जाम लग जाता है बेचारे 2-4 जो मजदूर होते हैं, लेबर जो होते हैं उनके ऊपर लग जाते हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, ठीक है। बहुत मतलब पूरे देश में फैला रहे हैं, और यही सरकार फैला रही है, भाजपा सरकार ही फैला रही पूरे देश में। हरियाणा में नशे का नाम नहीं था, लेकिन इन्होंने हरियाणा में भी नशा फैला दिया। इन्होंने पहुंचा दिया था हिमाचल में भी पिछले सालों में, यही इसी सरकार ने, कि नशे में होंगे मरेंगे लोग तो इनको नौकरियां नहीं देनी पड़ेंगी और जैसे मर्जी चाहेंगे ये हाँकेंगे जनता को। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ कि रिफाइंड में होकर ड्रग्स की, मैंने कहा मुद्रा पोर्ट पर आती है, अडानी पोर्ट पर, जहाँ से रिफाइंड होकर वो पूरे देश में भेजी जाती हैं। और जो इन्होंने कहा अपराधी अपराध छोड़ दें वरना हरियाणा छोड़ दें, तो थोड़ी शर्म खाइए रोहिल्ला जी। ये शब्द हमारे हुडा साहब के थे, जिनको आपकी इतनी शब्दावली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका। ना तो आपके नेता अपने हैं, ना तो इनके नेता अपने सारे इन्होंने कांग्रेसी भर रखे हैं चंदा धंधा छापा के नाम से, और डरा धमका कर अपनी ईडी सीबीआई लगाकर, इलेक्शन कमीशन को साथ लगाकर, ठीक है। इनके पास अपनी शब्दावली भी नहीं है। मणिपुर में जो आतंक फैला है उसके बारे में आप नहीं बोलते, ठीक है। संभल में जो आपने आतंक फैला है, जो बहराइच में दंगे हुए और जिसका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ, वहां पर जो आतंक फैला उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद होते उसके बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। और आपने कहा विपक्ष सवाल उठाएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका या तिनकों में दाढ़ी राजवीर रोहिल्ला जी, बताइएगा जरा। करप्शन पर आपने कहा कि हम कटिबद्ध हैं, अपराध ये ना हो वो ना हो करप्शन पर। अरे भाई, जितनी करप्शन आपके टाइम में हुई, जिंदगी पूरे जिसे कहते हैं जब से भारत स्वतंत्र हुआ उतनी करप्शन कभी नहीं हुई। सुन लीजिए, अब आप 55-60 हजार करोड़ का कर्जा था 1966 से लेकर 2024 तक, यानी कि 48 साल से भी ज्यादा, 24 और 34, हाँ 50 साल के कहीं तो हो गया, नहीं 60 साल हो गए, सॉरी। तो सिर्फ 60,000 करोड़ का कर्जा था, जबकि काम इतने हुए कि यूनिवर्सिटीज बनी, मेडिकल कॉलेजेस बने, आपकी कैंसर यूनिवर्सिटी बनी, डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेजेस बने, हमारी जो फर्स्ट वुमेन अंतरिक्ष ट्रैवलर थी
अंतरिक्ष की जो जिन्होंने यात्रा की, कल्पना चावला के नाम से हमने वो बनाया मेडिकल कॉलेज। तो हमने बहुत सारे काम किए, आपके पास गिनाने को कुछ होता नहीं है। और एक बात और यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगी मैं, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा गया था, पहले तो मुझे आप ये बताइए। और अभी जो किसानों को मार पीट करके आपने उनके ऊपर पराली कर रहे हैं, तो जुर्माने डबल ट्रिपल करके लिए, उनसे आपने 80 करोड़ का चॉपर खरीद लिया। ठीक है, ये तो बड़ा ये अपराध नहीं है जनता के पैसे पर डाका डालना। और अभी आप लग्जरी कार की बातें भी कर रहे थे नायब सिंह सैनी कि जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे एमएलए हैं, उन सबको लग्जरी कार मिलेंगी। क्यों? जनता को रोटी ना मिले, कपड़ा भी आप छीनने जा रहे हैं, जिस पर आपने 12% जीएसटी लगा दी। 1500 के ऊपर अगर कोई कपड़ा खरीदेगा तो 12% जीएसटी उस पर, एनसीईआरटी की बुक्स पर जीएसटी आपने लगा दी। युवा धक्के खा रहा है, किसान पिट रहा है। हाँ, किसान पिट रहा है इतनी बुरी तरह से, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, उनसे आधार कार्ड छीना जा रहा है। पुराने जमाने पर आपने उनकी अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो लाल लाइन, गौरव जी को चुप कराइए, बीच में ना बोले। राजवीर जी मैं आपके पास लौटूंगा। राजवीर जी हाँ, इसको चुप कराइए, मैं सारी बातें बोलूंगी। मैं ठीक है, मैं सारी बातें बोलूंगी। मैं तुम्हारी सुनो, मैं तुम्हारी बात, मैं लकीर की फकीर नहीं हूँ, मैं लकीर की फकीर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं हूँ जो मोबाइल में जवाब देता है। गौरव जी को चुप कराइए। ठीक है राजवीर जी मैं आपके पास आऊंगा। राजवीर जी ये हफ्ते नहीं है, बात को कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं लौटूंगा, इत्मीनान से जो जवाब दे दीजिएगा। कमल जी कंप्लीट कीजिए। कमल जी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, कंप्लीट कीजिए कमल जी। सच्चाई कड़वी होती है, इनको है मीठा मीठा गप, क्यों भाई क्या कर रहे हो है? ठीक है, एक एक कर प्लीज एक एक कर बोलिएगा। गौरव जी उसको चुप कराइए, मेरी बारी थी, मैंने मैं सारी बातें बता दूंगी। संस्था को ठीक है राजवीर जी एक एक कर बोलिएगा। कमल जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा इत्मीनान से जो है। कमल जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। हाँ, हमसे जोड़ रहे हैं, वहाँ पर मशीनों की बताता है, गौरव जी मैं छोड़ रही हूँ डिबेट। कमल जी आप कंप्लीट कीजिए, आप छोड़ने पर आ जाते हैं। आप अपनी बात रखिए, नहीं उसको आप कंप्लीट कीजिए ना कमल जी, मैं कह रहा हूँ आप कंप्लीट कीजिए। अरे सर उसकी आवाज तो डाउन कीजिए। ठीक है राजवीर जी मैं आपके पास आऊंगा। मुझे फिर दोनों की आवाज को म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। राजवीर जी मैं आपके पास लौटूंगा। कमल जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, मुझे और प्रवक्ताओं के पास भी जाना है। कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं लोग हैं मानसिक रूप से, इनको सब सुना नहीं जाता है, इनको है झूठ ही बोलो, क्योंकि इनको चाटुकारिता का कुछ प्रसाद मिलता होगा, दंडवत होने का और चरण चुंबक करने का इनको मिलता होगा प्रसाद, जिसकी वजह से ये झूठ बोलते हैं। इनको ना तो प्रदेश से मतलब, ना इनको देश से मतलब है। ऐसे जयचंद हमारे कितने भरे पड़े, मुझे पता नहीं था, जो हमारे देश में 2014 के बाद जो निकल कर आगे खड़े हो गए बहुत सारे जयचंद। तो मुझे मत बताना कुछ। बाबरिया ने ये कहा, बाबरिया ने वो कहा, बाबरिया जी ने ये भी कहा था कि अगर हमारे 15 सीटें अगर गलत भी टिकट बंटवारा हुआ है तो 65 में ही हम जीत रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने बेईमानी करी, चोरी करी, और इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देता। कहा नांदेड़ में लोकसभा की सीट हम जीत रहे हैं और 6 विधानसभा की आप कैसे जीत रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं कमल जी मैं आपके पास लौटूंगा। नहीं सर 5 मिनट, गौरव जी 5 सेकंड और मसड़ वाली गाँव, वहाँ पर 200 FIR कर दिया। ऐसा क्या डर लगता है नरेंद्र मोदी को? भाई तुम्हारे आंखों को क्या डर लगता है? 200 FIR कर दी वहाँ पर, और पुलिस वालों से धमकी दिलवा दी कि जी ये तो आपने तो सारा उम्र चक्कर काटते रहोगे। 200 FIR करने की क्या जरूरत थी? क्यों डरे मोदी जी? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं? क्यों राहुल जी से डरते हैं? बताना मुझे जरा। अभी ये जॉर्ज सोरेस का भी केस है ना, उसके बारे में भी बताऊंगी मैं, तुम्हारी वजह से नहीं बोलूंगी मैं। ठीक है मैम, ठीक है।
ठीक है, मुझे अन्य प्रवक्ताओं के पास भी जाना है मैम, जो है अभी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा। राजवीर जी, आप इत्मीनान से जो है अपने सभी जो है सवालों के जवाब दे दीजिएगा। काफी समय से ओंकार जी और विनय जी इंतजार कर रहे हैं। ओंकार जी, मैं आपसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से गंभीर विषय और गंभीर हरियाणा के मायने में जिस तरीके से एनआईए की रेड देखने को मिली, कहीं न कहीं खालिस्तानी और आतंकवादियों के संगठन की कमर तोड़ने के लिए यहाँ पर एक कोशिश और जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय एजेंसी अगर देश इसमें काम करती है तो अच्छी बात है। अगर बदले की भावना से काम करते हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं। अगर किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो आप इसे देश हित में नहीं मानते क्या? और मैं ये बताना चाहता हूँ, नहीं ओंकार जी, आप इसे देश हित में नहीं मानते कहीं ना कहीं? गौरव जी क्या बोले आप? मैं कह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि अगर आपने इफ लगा दिया ना कि अगर जो है ये देश हित की भावना से जो है कार्रवाई है तो मैं अच्छा मानता हूं, तो क्या आप इसे देश हित में नहीं मान रहे? नहीं पड़ेगा गौरव जी, सुनिए, सुनाइए। अब मेरे को बोलने दीजिए। हाँ नहीं, बोलिए बोलिए। तो लगाना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं पता ना उसने किस उद्देश्य से काम किया, तो मैंने तो यही बोला अगर उन्होंने राष्ट्रीय हित में काम किया तो अच्छी बात है। अगर कोई राजनीतिक हित साधने के लिए या बदले की भावना से कार्रवाई करी तो हम उसकी निंदा करते हैं। इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? और दूसरी बात, क्या हमारी हरियाणा की पुलिस निकम्मी हो गई है? क्या उनके बस का कुछ नहीं है? एनआईए को एकदम से फैसला लेना पड़ता है, छापे मारने पड़ते? कहाँ है हरियाणा पुलिस? क्या वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती? पिछले गृह मंत्री थे अनिल विज, उन्होंने बोला था या अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। और मुख्यमंत्री महोदय बोल दे या अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपके वर्ड्स में जान होनी चाहिए, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनती कि अपराधी अपराध छोड़ दिया हरियाणा छोड़ दे। क्या किया आपने? अपराध तो निरंतर बढ़ रहा है। आज अगर हमें ये छापे मार रही है और मैंने ये बोला कि अगर देश इसमें कोई काम कर रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अगर सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आज हरियाणा में कितनी समस्याएं हैं। ठीक है, एक्सीडेंटल रूप से इनकी सरकार आ गई, कांग्रेस की गलतियों की वजह से इनकी सरकार आ गई, लेकिन आज हरियाणा का प्रत्येक वर्ग दुखी है। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, ये सारी की सारी समस्याएं जो कि क्यों है। वो दूसरी बात है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इनको जितवाने का काम किया और जनहित जनता के इरादों के विपरीत ये सरकार बनी है। मैं तो ये भी कहूंगा, ठीक है हमारे को 2 सीट मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस की हवा पूरे प्रदेश में थी। एक चैनल ये कह रहा था हवा कांग्रेस की, सरकार बीजेपी ने बना ली। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। हाँ, कांग्रेस कहती है ईवीएम की, मैं ईवीएम को क्लीन चिट नहीं देता। ईवीएम की भी गड़बड़ी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगा, आज प्रदेश में बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। HKRM के माध्यम से सरकार बेरोजगारों को जो रोजगार दे रही है, और वो भी टेम्परेरी रोजगार, अस्थायी रोजगार, और तनख्वाह कितनी दे रही है? 8,000, 10,000, 12,000। नशा बहुत बड़ी समस्या है। कभी सुना जाता था उड़ता पंजाब, आज उड़ता हरियाणा, सब जगह मशहूर हो चुका है। ये नशे की कौन पार करेगा इसको, और कौन करवा रहा है नशा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना किसी अधिकारी, बिना किसी नेता की परवरिश के, बिना किसी अधिकारी और नेता के संरक्षण के नशे का कारोबार नहीं हो सकता। आज हर शहर में, हर गली में, हर गांव में नशा बिक रहा है। कौन जिम्मेवार है इसका? अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कहते हैं अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। ये बताने की कोशिश करेंगे तो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तो छापेमारी कहीं ना कहीं लोगों ने हरियाणा छोड़ा। ठीक है, क्या बोला? ठीक है ओंकार जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि मुझे जो है एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, लेकिन यहाँ पर मसला में चर्चा हरियाणा में एनआईए की रेड को लेकर क्या मायने हैं, किस तरीके से जो है छापेमारी देखने को मिली है, क्या जो है गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने के लिए, नकेल कसने के लिए जो है एनआईए की रेड देखने को मिली है। मसला में चर्चा लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and
services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेरे रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रमा रानी जी की। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। जब मुझे कोई तकलीफ हो जाती थी, कुछ भी बात होती तो वो मुझे बताती कि तुम, उनके बताए हुए नुस्खे वो मुझे बताती रहती थी कि तू ये दवाई ले लो, तुम ये दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। हकीम साहब जी के नुस्खे वो मुझे बताती थी, तो मैंने लेने शुरू किए। तो जो मेरी जो प्रॉब्लम होती थी, मैंने सबसे पहले अपने ऊपर ही आजमाए। मेरे भी पेट में इन्फेक्शन रहता था, तो मैंने इनका जैतून का सिरका 1 साल लिया है, मुझे बहुत आराम मिला है। जो लोग सिरका नहीं लेना चाहते, वो कोई कहता है कि खट्टा है या भी ठंडा रहता है, तो जैतूनी नमक भी ले सकते हैं। सोडे के साथ वो जैतूनी नमक और सोडा मिला के ले सकते हैं, उनको भी बहुत आराम मिलेगा। तो वो उनको दवाई मंगा सकते हैं। जब मैंने अपने ऊपर आजमाया तो मैं ठीक हो गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मसला में आपका स्वागत है। मसला में लगातार चर्चा हरियाणा में NIA रेड को लेकर कि किस तरीके से क्या मायने हैं। ब्रेक से पहले ओंकार जी, आप जो है अपने बात को कंप्लीट कर रहे थे, प्रतिक्रिया आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कंप्लीट कीजिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर ये रेड जो है, छापेमारी जो है देश हित में है तो इसके समर्थन करते हैं, अदरवाइज आप जो है इसका खंडन कर रहे हैं। और आप देख किस तरह के रहे हैं, नशा जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो है ड्रग्स बढ़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये रेड और कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है उसका भी तो रास्ता यही ड्रग्स से होते हुए गुजरता है ना। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कहा गौरव जी आपने, लेकिन किस इनपुट के आधार पर रेड की गई है ये ना आपको मालूम है ना मेरे को मालूम। मैं इस रेड को एकदम से कह दूं सही है, तो क्या पता इन्होंने रेड राजनीतिक दुर्भावना से करी हो, और मैं एकदम से कह दूं गलत है, वो भी गलत है की कोशिश। मैंने तो ये बोला कि मेरे पास कोई इनपुट नहीं है इसका। अगर इनपुट होगा, क्या इनके पास सूचना थी, किसको गिरफ्तार किया गया, क्या वहां से बरामदगी हुई, ये तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड जब आएंगी तभी हम कह सकते हैं। एकदम से कह देना कि रेड बहुत बढ़िया है, क्या पता रेड किसी राजनीतिक दुर्भावना से की गई हो। और कौन चाहता अपराध हो हमारे प्रदेश में? कोई भी नहीं चाहता। हम सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, हम चाहेंगे कि अपराध खत्म हो, लेकिन अपराध खत्म करने के लिए क्या हरियाणा पुलिस काफी नहीं है? क्या निकम्मी हो चुकी है हरियाणा की पुलिस? क्या NIA को एकदम से छापा मारने की जरूरत पड़ती है? इसका मतलब NIA हरियाणा पुलिस की नाक के तले अपराध हो रहे हैं। इसका मतलब नशे का कारोबार हरियाणा पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। क्या NIA को एकदम से अगर छापा मारने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब जहाँ पे छापा मारा गया वहां की हरियाणा पुलिस निकम्मी है? कुछ तो कारण होगा कि जो NIA को यहाँ पे कार्रवाई करनी पड़ी।
हाँ, अगर इन्होंने देश हित में कार्रवाई करी मैं इनके साथ हूँ, अगर इन्होंने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करी है तो मैं इसके विरोध में। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा हूं मैं राजवीर जी, आ रहा हूं मैं आपके जी जी राजवीर जी, चलिए राजवीर जी थोड़ा सा ठीक है आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। हरियाणा की हिम्मत रखिए, अपनी बारी में बोला कीजिए, दूसरे की बारी में ना टोका कीजिए। आप सब वक्तों को बीमारी लगी है कोई ना कोई, दूसरे की बारी में बीच में टाइम फंसाने की कोशिश करते हैं। मानो आपकी सरकार है, लेकिन आप अपनी बारी में जानकारी लेके बैठे आप अपनी बारी पे बोलिए। अब मेरे को क्या बताएंगे किस बात पर वहाँ पे छापा मारा? आपको बताइए राजवीर जी क्या आप बताइए क्या इनपुट है, कहाँ लगा छापा, ये बताइए आप बताओ मेरे साथ। आप हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस साथ में थी, ज्वाइंट ऑपरेशन था ये। दुरुस्त कीजिए, बताइए क्या जानकारी दुरुस्त कीजिए अपनी, जानकारी दुरुस्त कीजिए अपनी। अरे जानकारी दुरुस्त कीजिए, बात कर रहे हो आप, गलत बात, गलत बात वाली बात ना करो आप। सरकार के संस्थानों में सवाल उठा रहे, क्या बरामदगी हुई आपसे, कुछ बरामद हुआ आपको बताएंगे क्या? आप बताइए, आपको बताएंगे, आपको बताएंगे, समर्थन कर दोगे? अरे आप तो अंधभक्त हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता। आप आंखें बंद करके समर्थन कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, अंधभक्त हो गए आप, मैं नहीं हूँ। चलिए ठीक है विनय जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। विनय जी, जिस तरीके से ओंकार जी को आपने सुना, किस तरीके से जो है उन्होंने अपना कोट रखा, किस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी, और कमल जी को भी सुना और राजवीर जी को, लेकिन ओंकार जी की बातों से कितना % जो है आप सहमति व्यक्त करते हैं? और क्या जिस तरीके से हरियाणा में कहीं न कहीं खालिस्तानी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक कदम NIA की तरफ से, नशे की कमर तोड़ने के लिए? विनय जी। विनय जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप प्रतिक्रिया दीजिए। साफ तरीके से सुनाई नहीं दिया ओंकार जी ने जो कहा, या राजवीर रुद्रा जी ने, या कमल हांडा जी ने जो कहा, तो इसलिए मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन देखिए, ओंकार जी का कहना है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, अगर देश हित में है तो वो समर्थन कर रहे हैं, और अगर देश हित में नहीं है तो वो इसका खंडन कर रहे हैं। राजनीतिक कारणों से अगर इस पर जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव अगर इस छापेमारी में दिखाई दे रहा है तो इस चीज का खंडन कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से ओंकार जी कह रहे हैं कि देश हित में नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई भी एजेंसी जो है देश हित के लिए इस तरीके की जो है एक्टिविटी करेगी, इस तरीके की एक्सरसाइज जो है उसकी तरफ से देखने को मिलेगी? क्या NIA जिस तरीके से जो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं इनपुट के आधार पर जो है छापेमारी करती है? जिस तरीके से बठिंडा जेल में राजू का जो बंद है उसके परिवार से यहाँ पर जो है, जिस पर NDPS एक्ट के तहत जो है केस है, आर्म्स एक्ट का भी है, और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इनपुट के आधार पर जो है ये रेड देखने को मिली है। तो क्या आपको लग रहा है राजनीतिक कारण जो है, राजनीतिक कहीं ना कहीं इसमें कारण, या फिर और वजह? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें कोई राजनीतिक कारण है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओंकार जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एजेंसीज पर या उनकी काबिलियत पर या उनकी मंशा पर कोई शक नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है, शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं। बहरहाल मैं इस पर आता हूँ। जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह से देश की सुरक्षा जवान बॉर्डर पे करता है, आंतरिक सुरक्षा भी उतना ही गंभीर मामला है एक्चुअली। तो एजेंसीज देखिए निरंतर अपना काम करती रहती हैं, उनके पास कोई इनपुट होता है, उस इनपुट के आधार पर वो अपना काम करती हैं और वे सुनिश्चित करती हैं कि देश आंतरिक सुरक्षा जो है वो पुख्ता रहे। तो इसमें मैं एक बार फिर कहूंगा कि एजेंसीज, जांच एजेंसीज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे IB हो, NIA हो या और भी कोई एजेंसी हो, वो देश की सुरक्षा के साथ वो कोई खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते हैं। उनकी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई इसके पीछे कोई राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही हो। देखिए, ये खुद कहते हैं कि हम तो 5 साल चुनावी बोर्ड में रहते हैं और उनका एकमात्र जो लक्ष्य होता है वो चुनाव जीतना होता है। मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ। देखिए, पुलवामा हुआ,
खुद उस वक्त राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि भाई हमने इनसे बाय एयर उनको लाने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन गृह मंत्रालय ने, देखिए जितनी भी जांच एजेंसीज होती हैं वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो और उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा हमें शुबा क्यों होता है। देखिए आज कोई भी जांच एजेंसी तो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो, वो दबाव में काम कर रही हैं। ये साफ साफ देखिए तो पब्लिक डोमेन में आपको दिखाई देता है। जिस तरह से ईडी कार्रवाई करती है विपक्ष के नेताओं पर, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो एक समान नहीं देखती है सभी राजनीतिक दलों को, तो इसलिए ये शक होता है, शुबा होता है कि कहीं इस तरह की कार्रवाई के पीछे भी कोई राजनीति तो नहीं, बीजेपी कोई ऐसा खेल तो नहीं करने वाली जिसका मकसद चुनाव जीतना हो। अब मैं वापस आता हूं, जैसे पुलवामा में हुआ, देखिए गृह मंत्रालय ने जहां एक तरफ ये कहते हैं कि ये कितना सेना के प्रति, प्रधानमंत्री जाकर सेना के साथ दिवाली मनाते हैं, तो इतना गंभीर विषय था, इतना बड़ा कॉन्वॉय जो है उसको इन्होंने नहीं दिए उनको हेलीकॉप्टर, और उनको सड़क के मार्ग से आना हुआ, जो हुआ फिर वो देश के सामने है। उसके बाद उस पर भी सवाल खड़े हुए, इतना आरडीएक्स कहां से आ गया, वो चूक कैसे हो गई। मैं एक बार फिर कहता हूं, हमारी जांच एजेंसी पर हमें कोई शक नहीं है उनकी काबिलियत पर, फिर भी ऐसी चूक हो गई और फिर उसका इस्तेमाल 2019 के चुनाव में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगी शहीदों के ऊपर, तो इसलिए शक होता है। एक और उदाहरण दे देता हूं आपको, हाल ही में हरियाणा चुनाव से पहले नूंह में हिंसा हुई। जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स का हम देखें कि जांच एजेंसी ने बताया कि भाई माहौल ठीक नहीं है, सोशल मीडिया पर वार पलटवार चल रहा था दो समुदायों के बीच। उसके बाद भी वहां कोई इंतजाम नहीं था, पुलिस पड़ोसी जिले में पहुंची हुई थी, कार्यक्रम वहां हो रहा था और देखिए वो हिंसा हो गई। तो इस तरह के उदाहरण उनसे कहीं ना कहीं ये शक पैदा होता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है। आपने बात की नशे की, देखिए बिल्कुल नशा जिस तरह से अब फैल रहा है और जो हमारा युवा जो नशे में डूब रहा है, तो चिंता का विषय है, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, जो देश को बहुत सच में विश्व गुरु बना सकता है। लेकिन अगर वो नशे में डूब जाएगा तो देश का भविष्य कैसा होगा। एक बात आप बताइए, 21,000 करोड़ की ड्रग्स जो है, मुंद्रा एयरपोर्ट देखिए बहुत चर्चा में है। किसी और पोर्ट का नाम सुना हो, लेकिन मुंद्रा पोर्ट का नाम सब जानते हैं, क्योंकि वहां निरंतर कभी ड्रग्स की वसूली होती रहती है। 21,000 करोड़ की ड्रग्स वहां पे पाई गई। क्या हुआ भाई, कहां से आई, कहां गई, उसकी क्या जांच हुई, क्या उसके लिए कोई छापेमारी हुई? आपको अगर जानकारी तो आप बता दीजिए, हो सकता है मेरे पास जानकारी का अभाव हो। क्यों? क्योंकि वो अडानी जी का पोर्ट है भाई। तो इसलिए देखिए शक के दायरे में आ जाता है कि ये ज्योति मैंने आपको उदाहरण दिए, तो जो ओंकार सिंह मुझे लगता है कि शायद अगर मैं सही समझ रहा हूं तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं, वो एजेंसीज की कार्यप्रणाली या एजेंसीज की मंशा या उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक, ये तो बेहतर तरीके से राजवीर जी जवाब देंगे। राजवीर जी क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता मैं कोई इधर उधर की बात करूं, लेकिन कई बार ये जो प्रवक्ता है इनको ज्ञान नहीं होता। ओंकार जी को ज्ञान होना चाहिए। ये ज्वाइंट ऑपरेशन था हरियाणा और पंजाब सरकार की, जो पुलिस के मौके पे थी, तो इसमें और ये राष्ट्रीय मुद्दा, ये कोई हरियाणा का मसला नहीं था। इसको कहीं बाहर से आया है या कहां से मिला, वो तो NIA जांच में बताएंगे अपने। लोन का इंटरनल मैटर होता है, तो ओंकार जी को या मुझे या दिनेश जी को या कमल आनंद जी क्यों बताएंगे? और कहीं तो कोई मतलब संवेदनशीलता रखनी चाहिए ना। हमसे क्या मतलब राजनीति घुसने वाली बात होगी? लोहागढ़ में कौन सी राजनीति होने की, मतलब या दबोले में कौन सी राजनीति होनी है, बताए मुझे आप ये। और कौन सा चुनाव चल रहा है यहाँ लोहागढ़ में, जो आप मतलब बार बार रिलेट कर रहे हो चीजों को, क्योंकि ये चीजों का कोई आधार नहीं होता। विपक्ष को सिर्फ बात करनी होती है। और जो मैं विजय यादव जी ने आज ठीक ठाक बात की, आराम से मैं सहमत हूँ, इनसे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने अच्छा इन्होंने समझा मुद्दे को। जब मुद्दे को नहीं समझ पाएंगे लोग तो क्या करेंगे फिर? विजय जी आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल जी को पटवाल जी से मिले थे 2014 में, और वो आज भी गूगल पे सब कुछ पढ़ा है, वो मैंने भी देखा है वो अभी भी, क्योंकि मेरे को ध्यान था कि वो कुछ ऐसा बात। लेकिन आप लोग खालिस्तान के विरोध में अच्छी बात है,
हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का निश्चित रूप से कि प्रतिबद्धता है देश की जनता के प्रति, हरियाणा की जनता के प्रति। असामाजिक तत्व कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और ये बेशक विपक्ष से रुदानी करता रहे, मैं कार्रवाई पे सवाल उठाते रहे, कोई मतलब नहीं चीजों का। ठीक है राजवीर जनता ने जी, ठीक है कमल जी से मैं एक और प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उन्हें कहीं जाना है। कमल जी क्या कहना चाहेंगे जो है इस पूरे विषय पर, पूरे मसले पर? जी पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता के लिए एक बात कहूंगी कि जितनी चाबी भरी इनके आका ने उतना ही बोलेगा भाजपा का प्रवक्ता। वैसे गाना ये था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मैं एक जवाब देना चाहती हूँ इनाम के प्रवक्ता को। उन्होंने कहा कांग्रेस ने जिता दिया, इनको शर्म नहीं आती? ऐसा बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। भाई आपने क्या काम किया? आपने 10 बंदे खड़े कर देते, आप 10 जीत जाते, आप सपोर्ट कर देते। हम तो कह रहे हैं हमारे से 15 टिकट गलत बांटी गई, लेकिन फिर भी हम 65 पर जीत रहे थे। ईवीएम पर आपने भी माना, आज इस बात की मुझे खुशी हुई कि ईवीएम पर आपको भी भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये हुई बात है। दूसरी बात, आपके रजत पंजेटा जी एक वो प्रवक्ता है, वो खुद कहकर गए थे ऑन एयर, उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस के विरोधी हैं। 1977 से 2024 तक जो है भाजपा का साथ आपने दिया है, इसलिए यहाँ बैठकर आप ना औपचारिकता या फॉर्मेलिटी मत किया कीजिए ओंकार जी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अंधभक्त तो आप भाजपा के ही हैं, आप उनके साथी हैं शुरू से ही। 1977 से 2024 तक आप हमेशा कांग्रेस की खिलाफत करते हैं, उनकी आप उनके साथ हाथ जोड़ते हैं ओंकार सिंह जी। तो क्या ड्रामेबाजी की क्या जरूरत है? इनपुट कहाँ से मिला, ये बात वाकई में कहने मतलब सोचने वाली है। अपराध तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन नकारा है। क्या पुलिस नकारा है हमारी, या हमारा प्रशासन नकारा है? कोई काम नहीं हो रहा। और एनआईए के जो अध्यक्ष है सबसे बड़े, जो जिनका बड़ा नाम था देश में, नाम था मैं कह रही हूँ मैं, अजीत डोभाल जी का, ठीक है, वो उनको अब यूएस में खैर जाना बैन हो गया है। तो ये तो ऐसी चीजें पकड़नी तो पुलिस का काम है। कहाँ से इनपुट मिला, क्या हुआ? क्योंकि ये जो वर्तमान की भाजपा, ये बदलेबाज भाजपा है, बदलेबाज, जुमलेबाज, भ्रष्टाचार में लिप्त और दिग्गज झूठी पार्टी है। इनका कोई भरोसा नहीं कर सकता, ये कुछ भी करवा सकते, कुछ भी करने के लिए। हाँ रहा हूँ मैं राजवीर जी आपके पास। इन्होंने अन्नदाता को भी राजवीर जी लौट रहा हूँ मैं आपके पास। इनको मैं याद दिलाना चाहूंगी, मैं अन्नदाता को भी इन्होंने खालिस्तानी परजीवी क्या क्या नहीं कहा। बस मैं अब आपसे माफी चाहूंगी गौरव जी। ठीक है, कमल जी को कहीं जाना था तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया की। और राजवीर जी अब आप बोल सकते, राजवीर जी क्या कहना चाह रहे थे आप? कमल जी का ना तो बेसिक ज्ञान है, ना और इनको जो कांग्रेस का पुराना 17 साल पुराना रिकॉर्ड है वो चलाने की आदत हो रखी है। एनआईए जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उसके जो चीफ आज की तारीख में सदानंद वसंत दावे जी है, तो ये 2 साल के बीच में ला रही थी और आपने टोका भी नहीं लिखो। फटाफट आप भी बेसिक रखी है ना, प्रवक्ता क्या बोल रहा है, इनको जल्द बोल रहा है, टोकिए आप। ये देश हित का मुद्दा है, ये कोई गरीब मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, यह लड़ाई जो ये आपका नशे के खिलाफ है, ये लड़ाई ऐसा असामाजिक करते के खिलाफ है जो यहाँ पनपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार जागरूक, हरियाणा के नागरिक जागरूक है, प्रशासन दुरुस्त है, वो चाहे एनआईए की मदद से हो या अपने सक्षम है, हम भी सक्षम है कार्रवाई करने में, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये इनपुट एनआईए को कार्रवाई एनआईए को ही करनी थी। ठीक है, तो आप लोग ये मतलब ये चीजें जो खामखा की रिलेट करते हैं, जिसमें कोई मतलब नहीं, इससे आपकी जनता में तो सभी और भी मतलब नीचे जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, कार्रवाई क्या हुई किसने की वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन आप गोपनीय विषय है, एजेंसियों के बीच का विषय है, वो उजागर नहीं होता। बिल्कुल जो है एजेंसियां अपने आधार पर जो है जहां से इनपुट्स उनको होते हैं वो एक्टिव मोड में नजर आती हैं। ओंकार जी आपको क्या लग रहा है कि अभी भी आपको लग रहा है कि जिस तरीके से इनपुट्स जो है उजागर करने चाहिए, क्यों करने चाहिए? इनपुट्स हैं, इनपुट्स के आधार पर ही काम किया जाता है, इनपुट्स के आधार पर ही जो है गिरफ्तारियां और जो है नकेल कसने का काम किया जाता है। एजेंसियां अपने सूत्रों को, इनपुट्स को क्यों उजागर करेंगी? क्यों आपको जो है इनपुट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी? जिस तरीके से राजवीर जी ने कहा कि आप अगर इसमें राजनीतिक षड्यंत्र अगर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं, तो राजनीति का कोई कारण भी होना चाहिए। राजवीर जी कह रहे हैं कि कोई चुनाव नजदीक, क्या चुनाव, जिस तरीके से अगर चुनाव नहीं है, कोई किस तरीके से जो है अपना काम जो है एजेंसियां कर रही हैं, आपको उसमें राजनीति तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ओंकार जी। गौरव जी, मेरे को लगता है आप भी मेरी बात को समझे नहीं, आप समझाइए। नहीं, आप समझाइए। कोई भी प्रबुद्ध, सुनिए गौरव जी, सुनिए जी, सुनाइए। कोई भी प्रबुद्ध नागरिक, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी, वो ये चाहेगा कि भारत अस्थिर हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा खतरे में हो, कोई चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा।
आप भी नहीं चाहोगे, मैं भी नहीं चाहूंगा। आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई, मेरे को समझ नहीं आई, आप एंकर हो, आप तो एक मिनट में बात नहीं, आपने जिस तरीके से कहा, मैं तो सवाल किया कि आपने जिस तरीके से कहा सर, आपने जिस लहजे में कहा, मैं उसका जवाब, और राजवीर जी ने जो जवाब दिया, मेरी बात पूरी होगी, सुनाइए। मैंने बोला कि एनआईए ने अगर बिना किसी राजनीतिक दुर्भावना से देश हित में काम किया तो मैं समर्थन करता हूं। इसमें क्या बुरा बोल दिया मैंने? आप भी नहीं समझ पा रहे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, आपने भी कहीं रंग तो नहीं चढ़ गया बीजेपी का? अरे मैंने कुछ गलत तो कहा ही नहीं। हम लोग क्यों चाहेंगे कि भारत अस्थिर हो? अगर इनकी जिम्मेवारी है भारत की सुरक्षा का, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। और ये लोग तो भागने वाले होंगे, हम तो जान देने वाले लोग हैं। इनका तो कुछ पता भी नहीं होगा कहां जाएंगे जब कोई हमला होगा। हम लोग फ्रंट लाइन पे जाने वाले हैं। तो आपको मेरी बात नहीं समझ आई। मैंने तो इतना सा कहा कि अगर एनआईए ने देश हित में काम किया तो हम उसका समर्थन करते हैं। क्या बुरा कह दिया? और साथ में ये लाइन जोड़ दी, अगर इसमें दुर्भावना होगी हम निंदा करते हैं। क्या बुराई है इसमें? इसका मतलब मैं दुर्भावना देख लूं? अरे भाई, मैं ये नहीं कर रहा मेरे से एनआईए बताए, मेरे को ये बताए। मैंने तो एक शंका जाहिर की, जैसी बीजेपी के राग में चल रही है। ओके, श्रेष्ठ संस्था को आज, मेरी बात पूरी होने दीजिए, हर एक संस्था को आज बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। ईडी सीबीआई का क्या दुरुपयोग होता है आपको नहीं मालूम क्या? और चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है? अगर चुनाव आयोग इशारे के अनुसार काम ना करता तो संवैधानिक प्रावधान था मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश हमारे 3 की कमेटी बनती थी। इन्होंने स्पेशल कानून बना के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। क्यों अपनी मर्जी का चुनाव नियुक्त करना चाहते हो? क्यों बाहर किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? और प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता जब एक अपना मंत्री लगा दिया ताकि बहुमत इन्हीं का रहे, 2 वोट तो इनकी होगी, और विपक्ष के नेता को भी बाहर निकाल दो, अपना तीसरा मंत्री भी रख लो। मेरे शंका जाहिर करने का सीधा सा काम है कि जिस तरह से बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, कहीं इस संस्था का भी दुरुपयोग तो नहीं हुआ? इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं दोबारा दोहराता हूं अपनी लाइन को, अगर एनआईए ने और हरियाणा पुलिस ने देश हित में, प्रदेश हित में काम किया तो मैं उसका समर्थन करता हूं। ठीक है ओंकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, इस वजह से जो है मैं आप सभी मेहमानों का, विनय यादव जी और ओंकार सिंह जी, कमल हांडा जी, राजवीर रोहिला जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सवाल लगातार यही कि जिस तरीके से छापेमारी की गई है, क्या वो जिस तरीके से एनआईए ने जिस तरीके से छापेमारी की, वो नकेल किस पर जो है गैंगस्टर्स और नशे पर कसने के लिए की गई है? फिलहाल मसले में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग